गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सारी संगत गुरुजी के चरणों में मिलकर कोटि कोटि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, गुरुजी का वंदना करते हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरुजी सबका मंगल करें, सबके घर में खुशियां आए। जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का ब्लेसिंग देवेंद्र अंकल जी, नालिनी आंटी जी को मिल गया है। गुरुजी के कृपा से केशव नगर सीतापुर रोड पे गुरुजी का प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आज दिनांक 10 जून 2024 को संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए आगे डॉक्टर शालिनी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी कैसे आंटी जी को ब्लेस करते हैं, पूरी जर्नी आंटी जी सुनाने वाली हैं। संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरुजी स्वयं कहते हैं, इसलिए आज का ब्लेसिंग आप जरूर लें। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। खुद मुझे फोन करके बुलाया मिलने के लिए एंड थिंग्स स्टार्टिंग मूविंग ऑन एंड बाय गुरुजी's ब्लेसिंग्स हमारी शादी हुई। मुझे अभी भी याद है जब हमारी शादी में हम एम्पायर स्टेट मिठाई के डब्बे लेके गए एंड गुरुजी से हमने मत्था टेका। सो गुरुजी ने बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ब्लेस की। उसके बाद गुरुजी के साथ जर्नी ऐसी चलती गई कि उससे पहले, अच्छा हाँ मैं बताऊंगी, मेरी शादी से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी की फोटो दी। तब हम फोटो ही कहते थे, अब हमने स्वरूप कहना शुरू कर दिया। तो गुरुजी की एक स्वरूप दिया जो मैंने अपने आके बेड साइड पे ही रख लिया। बेड के मेरे साइड पे कैबिनेट था, मैंने वहां रख दिया और मैं सुबह उसके आगे अगरबत्ती भी करना शुरू हो गई। पता नहीं कैसे वो गुरुजी ने आते ही शुरू करवा दिया मुझसे, क्या प्यार अपने आप हो गया गुरुजी से। तो जब मैं थोड़े दिनों बाद ही, जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिलके आई थी, थोड़े दिनों बाद ही मेरे ब्रदर का रात को 12 बजे फोन आता है कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एंड मेरा ब्रदर हमेशा कार यूज करता था। उस दिन वो मेरी कजन की बाइक लेकर गया था, मेरे कजन की। तो जब वो, उसका बस इतना फोन आया, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे। मेरे पेरेंट्स दोनों निकल गए और वहां गए तो वो वहां नहीं था। उसका फोन टूटा पड़ा था, जिससे उसने फोन किया, फोन टूटा पड़ा था, बाइक गिरी पड़ी थी एंड ही वाज नॉट देयर। तो वहां के ऑटो वालों ने बताया कि उसको पीजीआई लेके गए, जो यहाँ का मेन हेल्थ इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का। अब मैं रूम में गुरुजी को बस मैंने ये प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी, सब मुझे कहते हैं आप हर जगह होते हो और मैंने आपका बहुत बार सुना है कि मेरी फोटो से बातें करो, मैं हर जगह हूँ। मैंने लिटरली गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी मेरे भाई को अगर आप सच में सुनते हो तो आप मेरे भाई को ठीक रखना, मैं आपको थैंक यू करने दिल्ली आऊंगी। हम तब शुक्राना भी नहीं बोलते थे संगत जी, तो अब हमें बोलना आ गया। धीरे धीरे इंसान को अक्ल आती है। मैंने बोला हम गुरुजी मैं पक्का आऊंगी, मैं गुरुजी की फोटो से बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं पीजीआई पहुंचती हूँ एंड जब हम गए तो पता चला मेरे ब्रदर का शोल्डर बोन का हेयरलाइन फ्रैक्चर है और वैसे ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी देर स्लिंग लगानी पड़ेगी, 1 महीना, अगर तो ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी कर दिया। अब क्योंकि बिल्कुल मेरा भाई ठीक था, जो हम डर गए थे, सो मैं दिल्ली गुरुजी को थैंक यू करने गई। मैंने अपने भाई को भी बोला कि आप भी, तू भी आ जाना प्लीज। तो उसने बोला ठीक है। मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड के घर गई और एक दिन पहले चली गई और मेरा भाई डायरेक्टली पहुंचा। तभी कैब्स भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, ऑटो लेने पड़ते थे, बस शिव मूर्ति तक उतारती थी, बहुत मुश्किल होता था वहां पहुंचना। और मैं जब अपनी फ्रेंड के साथ गई, जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आज ना एक डॉक्टर आंटी के घर सत्संग है, सो पहले वो वहां पे हम मत्था टेकेंगे और फिर हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम वहां गए तो वहां पे एक लड़का खड़ा होता है और वो सेम सत्संग शेयर करता है जो मेरे भाई के साथ हुआ। उसने खड़े होके बोला कि मैं हमेशा कार यूज करता था, आज मैं अपने कजन की बाइक ले गया, मेरा फोन टूट गया, मेरा हेलमेट टूट गया, मेरे स्कैपुला बोन, शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने बोला स्लिंग पहननी पड़ेगी, बट मैंने वो
ज्यादा लंबी नहीं पहनी क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरा बचाव कर रहे हैं और मैं बिल्कुल आज आपके सामने ठीक कर रहा हूँ। और सोचिए मेरा हाल, मतलब मैं जिस चीज के लिए थैंक यू करने दिल्ली स्पेशली गई हूँ गुरुजी को, वो सत्संग शेयरिंग हो रही है और सत्संग में वही सत्संग वो सुना रहे हैं, एंड आई गेट माई आंसर की आई हैव एक्सेप्टेड, मेरा जो जिस चीज के लिए मैं गई हूँ दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। मैं लिटरली रो रही थी क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हो तो आपके अपने आप आंसू निकल आते हैं। उसके बाद मैं जब एम्पायर स्टेट पहुंची, मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ किसी तरह वहां पहुंचा और जब उसने एंट्री करी एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी अपने ना रूम के बाहर एक कैबिनेट था, वहां पे गुरुजी कई बार कैजुअल क्लोथ्स में बैठे होते थे। सो गुरुजी वहां बैठे हुए थे एंड जैसे ही मेरे ब्रदर ने एंटर किया, गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसको बोला जा कल्याण किता। एंड तब हमें इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं पता थी कि इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद गुरुजी अपने रूम में गए, फिर गुरुजी बहुत सुंदर चोले में बाहर आए और फिर हमने पूरा वहां पे अटेंड किया सत्संग। और जब हम बाहर निकले रात को एम्पायर स्टेट से, सो तब हमें भाटिया अंकल ने बोला कि गुरुजी बहुत कम लोगों को बोलते हैं जा कल्याण कीता, तो हमें तब उससे पहले हमें कल्याण कीता का वर्ड भी नहीं पता था। और सो थैंक यू गुरुजी जो आपने उस दिन कल्याण किया और आज तक करते आ रहे हो, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे मैंने बताया शादी हुई, इन बिटवीन शादी से पहले गुरुजी बद्दी मंदिर आए, उसका सत्संग आपने शायद डॉक्टर पुनीत का बड़ी बार सुना होगा। हम बद्दी में जॉब करते थे, हम कुछ ही लोग थे जिन्हें गुरुजी के बारे में पता था उस टाइम। और पुनीत ने और पंकज भैया ने जाके गुरुजी को इनवाइट किया था, डॉक्टर बलजीत ने भी गुरु इनवाइट किया था वहां इनॉग्रेट करने के लिए कॉलेज। और गुरुजी आए थे अपनी संगत के साथ इतने प्यार से, हमने अपनी तरफ से जो हो सका तैयारियां की। वहां के जो बच्चे जो गुरुजी को जानते तक नहीं थे कौन थे, बस उन्हें पता था कोई गुरुजी आ रहे हैं, उन्होंने इतने दिल से, उस जमाने में ना फ्लोरिस्ट ना कुछ, सब बच्चों ने खुद सजाया, सब कुछ अपने आप किया और गुरुजी के लिए हमने अरेंज किया। मुझे आज भी याद है गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना था, किसी ने मुझे बोला शालिनी आप चाय प्रसाद बनाओगे, आई बीइंग अनमैरिड, मैंने कहा मुझे चाय बनानी भी नहीं आती अच्छे से क्योंकि मैं कभी नहीं पीती, मैं सिर्फ आज तक चाय सिर्फ मंदिर में और सत्संग में पीती हूँ, मैंने कभी नहीं चाय पी थी। सो मैंने कहा मुझे तो वो भी नहीं आती है, फिर मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। मगर गुरुजी तो सब जानते हैं, जब चाय प्रसाद बनाना था तो गुरुजी ने सुधा आंटी को हमारे पास किचन में भेज दिया और आंटी ने फिर गुरुजी के लिए चाय बनाई और गुरुजी ने तब इतने बड़े बड़े लड्डू सबको दिए। और बस वो दिन तो ऐसा था, गुरुजी ने सब पे इतनी ब्लेसिंग्स डाली उस दिन। बल्कि मेरे को एक चीज याद आ रही थी, शायद गुरुजी ने तो मेरे दो परिवारों को उसी दिन जोड़ दिया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मम्मा आज गुरुजी बद्दी आ रहे हैं तो आप भी आना। तो मेरा भाई, पापा, मम्मा, चाची ये सब आ रहे थे। तो अमित तब मेरे अच्छे फ्रेंड ही थे, तो अमित ने मेरे को बोला मेरे मामा भी आना चाहते हैं तो आप उनको भी, आपके पेरेंट्स ले आएंगे। तो वो उनको भी लेकर आए थे, वो एक ही कार में दो सब इकट्ठे आए थे। सो गुरुजी ने तो शायद मेरे को लगता है उसी दिन दोनों फैमिलीज को ब्लेस कर दिया था। सो हम जो नहीं देख सकते वो गुरुजी तो सब जानते हैं। तो उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसे जर्नी चलती रही। फिर एक दिन आया जब हमें पता चल रहा कि गुरुजी हमें छोड़ के चले गए हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल दिन था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऑफिस में बैठी थी, सुबह का टाइम था और हमें फोन ऐसे ऐसे आया। हम सब यहाँ से वैन करके निकल पड़े, पंकज भैया, हम सब बहुत सारे, डॉक्टर यशपाल थे, और हम जा रहे हैं और रास्ते में महामृत्युंजय पाठ करते जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ है, क्या है गुरुजी का, क्या नहीं। चलो वो उस टाइम बाद में गुरुजी ने हमें समझाया कि वो तो फिजिकल चोला इसलिए छोड़ के गए थे, उन्होंने सब संसार का ऊपर से ब्रह्मांड से कल्याण करना था। अगर वो ऐसे बैठे होते तो शायद जो आज लाइनें लग रही हैं, हर जगह इतनी संगत हो रही है, वो तब पॉसिबल ना होता। तो वो तो गुरुजी ने बाद में एहसास कराना शुरू किया, उसका मैं बताऊंगी। जब मेरी शादी के साल बाद मैंने जब अपना फैमिली प्लान का सोचा तो आई कुडंट कंसीव। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल पीसीओडी है जो बहुत सारी लड़कियों में होता है, तो कोई नॉर्मल कुछ ऐसा मुश्किल वो नहीं है, तो हो जाएगा। बट नहीं हुआ। तो मैं पीजीआई के एक डॉक्टर थे रिटायर्ड, उनको दिखा रही थी एंड फाइनली उन्होंने मेरी बहुत सारी ओवुलेशन स्टडी कराई, बहुत कुछ कराया, बट कुछ निकला नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है।
फिर फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपके यूट्रस का ना एक पीस लेके बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। सच तो कोई प्रॉब्लम पता नहीं चल रही है। तो मैं थोड़ी मम्मा घबरा गए, और उस टाइम हमें गुरुजी की कमी बहुत महसूस हो रही थी कि गुरुजी होते तो शायद हम जाके बात करते, जाकर बोलते। और कुछ ही महीने हुए थे गुरुजी को गए, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, मतलब लिटरली वी वर मिसिंग गुरुजी। तो मम्मा ने, गुरुजी हमेशा पंडितों के लिए, जैसे आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, रिंग्स के लिए मना करते थे, पंडितों के लिए मना करते थे। बट शायद उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी है भी कि नहीं है, कहाँ है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि एक पंडित के पास लेके गई मेरी मम्मा। जब हम पंडित के पास गए तो पंडित ने मेरी मम्मा को बोला, आप 1 मिनट रूम से बाहर जाएं। मम्मा बाहर चले गए, और उन्होंने मुझे एक थ्रेड दिया। वो धागा, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी हाइट का मेजर करके मुझे दो। मैंने वो धागा लिया, अपनी हाइट का मेजर करके उनको पकड़ा दिया, और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को अंदर बुला लिया। उसके बाद उन्होंने वो धागे को स्मेल किया, और फिर मुझे नहीं पता कैसे क्या, उन्होंने मुझे बोला, आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हैं जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है? आई इमीडिएटली थॉट ऑफ गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी। कहते, वो एक आंख से ना थोड़ा छोटा करके देखते हैं। एंड कई बार अगर आपने गुरुजी की फोटो स्वरूप देखे होंगे तो गुरुजी कई बार हंसते हुए एक आंख को थोड़ा छोटा करके देखते थे। मैं एकदम मतलब सुन हो गई। मैंने कहा हाँ जी। कहते, वो पंजाब से हैं कहीं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने इमीडिएटली अपने मेरे पर्स में एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया पड़ा था, गुरुजी ने ही दिया हुआ था। मैंने वो निकाला एंड मैंने उन्हें दिखाया। वो कहते हैं, ये आपके पीछे खड़े हैं, इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है आपके साथ कि मैं इनको आपके पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ। और आप सोचे मेरा क्या हाल हुआ होगा। एंड मैं लिटरली अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो मतलब मेरे को पता नहीं मतलब वो क्या होता है। एंड बस मैंने वो, बस वो दिन था कि मैं समझ गई कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, वो मेरे साथ ही हैं। और आप मानोगे, मैंने उसके बाद कोई मेडिकेशन नहीं ली, कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर चेंज कर ली बस मैंने, वो भी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की तो मैंने चेंज कर ली। और उस डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल फॉलिक एसिड, जो एक मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, वो दिए। और डॉक्टर ने मुझे सीधा बोला, क्या हो गया, साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो। वो बहुत कैजुअल डॉक्टर थी, मतलब उसने मुझे वो टेंशन नहीं दी। उसने मुझे बोला कुछ नहीं होता, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो। बट आप मानोगे संगत जी, विद इन 2 मंथ्स आई कंसीव नॉर्मली। मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो गुरु ने मुझे एहसास दिला दिया, गुरु जी ने, कि वो मेरे साथ हैं और वो पल पल मेरा ध्यान रख रहे हैं। और मैंने नॉर्मल कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक थी। इवन जब मेरी बेटी हुई, मुझे याद है डॉक्टर्स ने आके मुझे बोला रात के 3 बजे कि सुबह 6 बजे तक आपकी नॉर्मल बेबी हो जाएगा। 3:30 बजे उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपके बच्चे की पल्स ड्रॉप हो रही है। मैंने बस गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी आप जानते हो, आप ही ने दिया है तो आप ही संभालोगे। और 3:30 बजे मुझे सिजेरियन के लिए लेके जाते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई, आप मानिए, उसके हाथ पूरे नीले थे, होठ नीला था। सो हम कई बार कह देते हैं ना कि डॉक्टर तो ये पैसा बनाने के लिए सिजेरियन करते हैं। मैं वो नहीं मानती, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर को भी भगवान मानना चाहिए। हम कर तो गुरुजी रहे हैं, बट हमें फेथ रखना चाहिए। और मेरी बेटी हुई, उसका पूरा नीला हुआ था। वो बस गुरुजी ने टाइम पे सब कुछ ठीक कराया, सिजेरियन हुआ ताकि उसको ब्लड सप्लाई पूरी मिली। आफ्टर 1 वीक मेरी बेटी का रंग नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल आ गया, जो उसको ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे 2 बेटियां ब्लेस की हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। और मैं एक गुरुजी के लंगर प्रसाद का अब आपको सत्संग शेयर करती हूँ। 2013 में मेरी मम्मा को कुछ हार्ट प्रॉब्लम आई दिसंबर में। तो मम्मा को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनका ना हार्ट रेट कम हो गया है, जो नॉर्मली 50% एंड अबव होना चाहिए वो 30% रह गया है। तो हमने चंडीगढ़ पीजीआई दिखाया। डॉक्टर ने बोला ये तो ऐसा है कि हो सकता है गेट पे पहुंचे तो इन्हें कुछ हो जाए, चलने को कब तक चलते रहें, सो हमें इनको पेसमेकर डालना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। हम सेकेंड ओपिनियन के लिए दिल्ली एस्कॉट्स गए, वहां दिखाया। सेम चीज डॉक्टर ने बोला कि
हार्ट रेट तो 30% है और इससे ज्यादा मतलब पेसमेकर लगाना पड़ेगा, नहीं तो रिस्की है। हमने कहा ठीक है। वहां से वापस आते वक्त मेरे पापा गए थे, मम्मा और मैं और हमारा ड्राइवर था। पापा और ड्राइवर आगे बैठे थे और मैं और मम्मा पीछे। तो मैं मम्मा को पता था मैं गुरुजी के जैसे शुरू से हूँ, गुरुजी से मेरा अलग अटैचमेंट है। मैं मम्मा को बोला, मम्मा आपने, तब तक मेरी मम्मा गुरुजी के मत्था भी, गुरुजी के मम्मी 2 बार दर्शन कर चुकी थी, आते थे, बट मम्मा अपना ही बाबा जी का अपना कर रहे थे अब तक, जो वो फॉलो करते थे। तो मैंने बस मम्मा को बोला कि उससे पहले मैं बताऊंगी, जब हम वापस आ रहे थे दिल्ली से, तो मैंने रास्ते में मम्मा को एक सत्संग सुनाया। उससे पहले ही, कुछ दिन पहले ही, कर्नल सैनी अंकल रहते हैं पंचकुला में, उनके पार्किंग में उन्होंने सत्संग किया था और वहां गुरुजी की अमृत वर्षा हुई थी। तो मेरी मम्मा भी उस दिन गए थे, मैंने उनको बुलाया था। तो मैं उस दिन बोल रही थी, मम्मा वापसी में दिल्ली से आते हो, मम्मा आप ना सत्संग में आया करो, आपको पता है गुरुजी के लंगर में कितना कल्याण है, आप प्लीज मेरे साथ सत्संग चलना शुरू करो। आपने उस दिन भी अमृत वर्षा देखी थी। तो मेरे पापा जो आगे वाली सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने उस टाइम बोला कि, मजाक उड़ा के बोला कि कोई नलका लगा दिया होगा, टूटी लगा दी होगी, तुम बेवकूफ हो सारे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने पापा को बोला, पापा आपने नहीं मानना ना मानो, मगर आप कुछ गलत नहीं बोलोगे। पापा ने गुरुजी के, जब बद्दी आए थे, गुरुजी दर्शन किए थे, चरण स्पर्श किए थे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था अच्छे से, बट पापा को लगता था गुरुजी चले गए हैं तो कुछ नहीं है ऐसा। तो उन्होंने बोला ये अमृत वर्षा कुछ नहीं है। तो मैंने बस पापा को बोला, आप कुछ नहीं बोलोगे, अगर आपको नहीं है मत मानो, मगर गलत नहीं बोलोगे। हम वहां से वापस आते हैं, मैंने मम्मा को गुरुजी के सत्संग ले जाना शुरू कर दिया। आजकल तो बहुत सत्संग हो रहे हैं, मैं 2013 की बात कर रही हूँ, तब इतने सत्संग नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। तो एक दिन मेरे फ्रेंड अनुराग के घर सत्संग था। तो मेरे पापा की शॉप चंडीगढ़ सेक्टर 18 में है, तो उसका घर 19 में है। तो मैंने पापा को फोन करके बोला कि मैं मम्मा को सत्संग पे लेके जा रही हूँ, आप भी आ जाना। तो पापा कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। और हम लोग सत्संग चले गए। मेरी उस टाइम छोटी बेटी कुछ महीनों की थी, तो मैं साइड में एक रूम में बैठी थी, मैं दरबार मेन में नहीं बैठी थी, और मम्मा दरबार में बैठे थे। जब सत्संग खत्म हुआ, तो यहाँ पे एक ताया जी हैं, गुरुजी ने उनको ताया जी नाम दिया था। तो ताया जी खड़े होते हैं और ताया जी ने बोला कि आज गुरुजी यहाँ आए थे, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई है। तो जैसे हम सब जानते हैं, गुरुजी जब किसी को दर्शन देते हैं, वो उनकी मर्जी, तो रोज की फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे को तो कुछ नहीं आई। मेरी मम्मा ने मुझे बोला, शैली, मैं भी आंखें बंद करके बैठी थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोज की फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा गुरुजी ने तो आज आपको ब्लेस कर दिया है। फिर इतने में जब मैं बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे पापा दरबार में बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, जो मना कर रहे थे अब तक, वो कैसे आ गए, बट वो गुरुजी ने उनसे उनको बुलाना था। और उसके बाद मेरी मम्मा फोर्टिस है चंडीगढ़ मोहाली में, तो वहां पे जाती हैं अपना हार्ट का दिखाने। हमने सोचा हम लोकली करवा लेते हैं जो भी करवाना है, कि दिल्ली इधर उधर नहीं, प्राइवेट में फोर्टिस। जब मम्मा वहां पे जाती हैं, इको होता है मम्मा का, जब मम्मा इको करा के बाहर आती हैं, तो डॉक्टर आके पापा को कहता है कि पापा साहब ये तो कोई मिराकल हो गया है। पापा कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं आप कह रहे हो आपकी वाइफ का 30 चल रहा है, ये तो 50% चल रहा है। और डॉक्टर भी हैरान थे कि पीजीआई की रिपोर्ट भी, स्कॉट्स की रिपोर्ट भी। पापा बाहर आते हैं और कार में मम्मा के साथ जब बैठते हैं, तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो मम्मा ने बोला क्या हुआ? तो पापा बोलते हैं, उस दिन जब मैं अनुराग के घर सत्संग पे आया था ना, तो गुरुजी ने मेरे मोढे पे हाथ रख के बोला था, चिंता ना कर, तेरी वोटी दा 50% ले जाऊंगा। तो गुरुजी ने उस दिन पापा को दर्शन दिए थे, और वो उनका, तभी देखो उन्हें बुलाया भी, पहले वो मना कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें बोला था कि मैं 50% ले जाऊंगा, और वो देखो उन्होंने, गुरुजी ने कर भी दिया। सो थैंक यू गुरुजी। सो मैं यही सबको बोलूंगी, जो हमारे को लंगर मिलता है गुरुजी का, इसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। से जूठा ना छोड़ो, पूरा खाओ, कन कन खाओ, बहुत फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। मतलब गुरुजी आज भी हैं, देखो, मतलब 2013 में मेरी मम्मा को उन्होंने कल्याण किया और आज तक करते आ रहे हैं। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। एक और मुझे याद आ रहा है, मैं जब कमला नगर मेरी सिस्टर थी, वहां से जब मैं जाती होती थी एम्पायर स्टेट,
एक बार मैं गई तो नेक्स्ट डे मुझे याद है, मुझे यूनिवर्सिटी में अपना कोई जॉब के लिए फॉर्म फिल करना था एक दिन छोड़ के। और जब मैं गई और गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला लोटा लेके आना। और मेरे को तो समझ नहीं आया क्या बोला गुरुजी ने। तो मैं आई बाहर तो मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी ने तुझे लोटा लाने के लिए बोला है। मैंने कहा मेरे को तो जाना है, मेरा तो फॉर्म भरना है। वो कहती गुरुजी ने बोला है तो रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। वहां तो गुड़गांव में तो उस टाइम जहाँ पे वो रहती थी डीएलएफ, वहां तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं वापस कमला नगर गई, वहां की मार्केट से मैंने लोटा परचेज किया और फिर मैं लेकर गुरुजी के पास आई नेक्स्ट डे। और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, लोटा दिया, गुरुजी ने वो लोटा लिया, बहुत देर उस पर दृष्टि डाली। मुझे नहीं पता क्या ब्लेस कर रहे थे मुझे वो। और शायद वही जो बाद में मुझे बेबी के लिए प्रॉब्लम आई वो सब शायद उन्होंने तब ब्लेस किया मुझे। और गुरुजी ने बहुत देर दृष्टि डाली, फिर बाद में मुझे किसी को इशारा करके बोल दिया समझाने को। बाद में फिर मुझे बताया कि कैसे इससे रात को जल भर के रखना है और नेक्स्ट डे पीना है, जो बच जाएगा उसको नहाने वाले पानी में मिला देना है। और गुरुजी ना, आप कहीं अगर आपने सत्संग जाना है, गुरुजी ने अगर आपको बुलाना है ना, वो वापस आने का भी इंतजाम ना अपने आप कर देते थे। मुझे आज भी याद है, मुझे नेक्स्ट डे पीयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कोई फॉर्म भरना था और मैं इस टेंशन में कि गुरुजी ने तो मुझे रोक लिया, नेक्स्ट डे अब लोटा लेके जाना है। अब मैं अगले दिन सुबह कैसे पहुंचूंगी वहां पे। रात को मैं वहां से निकलती हूँ एम्पायर स्टेट से, तो मैंने अपने अंकल, भाटिया अंकल को बोला कि अब क्या करें, मतलब कल जाऊंगी तो मेरा फॉर्म नहीं होगा। उन्होंने बोला देखना गुरुजी कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे और मैं वहां से निकलती हूँ तो एक अश्विनी अंकल हैं चंडीगढ़ में, वो कहते हैं मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उनकी फैमिली साथ में थी। और गुरुजी ने इंतजाम कर दिया वहां पे। सिंगला अंकल ने बोला वो जा रहे हैं और हमारा कुछ ऐसे इंतजाम हुआ। और रात को मैं उनके साथ सुबह 5 बजे मैं अपने घर थी। एक बार और भी ऐसा ही हुआ, मैंने कहीं से आना था, एम्पायर स्टेट रुक गए, लेट हो गए और अगले दिन वापस आना था। तो मैं सोचूं मैं कैसे आऊंगी, और गुरुजी बस कुछ इंतजाम कर देते थे। उन्होंने चौहान अंकल, अब सच बोलूं भाटिया अंकल भी नहीं है, चौहान अंकल दोनों गुरुजी के चरणों में है। और चौहान अंकल के साथ मुझे रात को भेज दिया। और बस कुछ ऐसा चलता था कि नहीं तो मेरे पापा बहुत ज्यादा मेरे लिए पॉजिटिव थे, बट कुछ जब मैं आती थी कुछ मेरे को नहीं कहते थे। नहीं तो मैं आज तक कभी अकेले मैंने ट्रैवल तक नहीं किया था, बट जब गुरुजी के यहाँ से आती थी आज तक मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो लाइफ में ना सारा टाइम ही मुझे लग रहा है कि लाइफ चली उनके कारण रही है। तो सत्संग की कोई लिमिट नहीं है। एक और मैं सत्संग, हाँ मुझे याद आ रहा है एक बार मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियां हम दिल्ली से वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त हमने अंबाला हम टच करने लगे थे। तो अंबाला टच करने से पहले ही मेरे को मेरी बेटी ने बल्कि बोला पापा आपकी स्पीड 100 है। तो अमित ने बोला कोई बात नहीं बेटा, 100 हाईवे पे चलती है। और हमें अब अंबाला हम पहुंचे भी नहीं थे, एकदम से हमारे आगे खाली रोड थी, एक वाइट कुर्ते पजामे में एक शैडो पूरी आती है, कोई आता है और रोड क्रॉस करता है। अमित उसको बचाने के लिए जोर के ब्रेक मारते हैं और ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी पूरी घूम के डिवाइडर पे हिट कर जाती है। तो हमारी गाड़ी 3-4 चक्कर मार के डिवाइडर पे हिट कर गई। मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में थी, पीछे बड़ी बेटी थी। मैंने एकदम बोला अमीशा बेटा आप ठीक हो? उसने बोला मम्मा हाँ जी जय गुरु जी। मतलब बच्चों में जो गुरुजी ने फेथ अपना रखा हुआ है ना, मुझे लगता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें गुरुजी ने ये दी है कि हमें पता है हमारे बच्चे सही रास्ते डले हुए हैं। और हमने गाड़ी से हम उतरे, लोग इकट्ठा हो गए, हमें लोगों ने बोला क्या हुआ, हमने बोला यहाँ से वो कोई निकला, बस साइड में फील्ड थी, खेतों में, हमें नहीं पता कौन, सब कहीं खेत में कौन जाएगा। हमने कहा हमें नहीं पता, हमारे आगे से गया, मैंने और अमित ने दोनों ने देखा है और खेत सुनसान थे, वहां कोई समझ ही नहीं आया वो क्या था। इतने में मेरे पापा को हमने फोन किया पंचकुला, जो 1 घंटे का रास्ता है वहां से, 40-45 मिनट्स। तो जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहां से ऑलमोस्ट 2 मिनट की दूरी में मेरी चाची के सिस्टर रहते हैं। तो तब तक हम लोगों को वो लोग आ गए, अपने घर ले गए, कार साइड कर दी। हम वहां गए, उन्होंने हमें पानी वगैरह पिलाया। तो मैं ऊपर जाके उनके रूम में बच्चों के साथ बैठ गई एंड ऑब्वियसली बहुत बड़े शॉक में थी। तो मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को थैंक यू किया कि गुरुजी थैंक यू, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, कि आपने बचाव कर दिया। मैं गुरुजी को थैंक यू कर रही हूँ और मुझे गुरुजी विजन दिखाते हैं कि आगे इससे बहुत बड़ा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होना था और मैं थैंक यू करती हूँ गुरुजी, आपने बचा दिया।
इतने ही मेरे चाचा जी का मुझे फोन आता है कि हाँ जी बेटा ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी चाचा जी, गुरुजी ने बचा लिया। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कभी अभी कुछ ऐसा दिखाया कि आगे तो ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट था हमारा। तो आप मानोगे घंटे बाद मेरे पेरेंट्स पहुंचते हैं हमें लेने के लिए। हम उनके साथ निकलते हैं, और जब हम निकलते हैं जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ, उससे मुझे लगता है आधा किलोमीटर आगे ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो तब हमें समझ आया, वो जो वाइट कुर्ते पजामे में शैडो हमें लगी, इंसान लगा, वो और कोई नहीं थे, गुरुजी थे। वो बाद में हमें समझ आया कि कैसे गुरुजी ने फिर मुझे दिखाया कि कैसे उन्होंने उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमारा पहले एक्सीडेंट करवा दिया और हमें बिल्कुल ठीक ठाक रखा। सो ऐसे हमारे गुरुजी कि आप एक बार बस उनको सरेंडर कर दो। आई नो सरेंडर बोलना बहुत आसान है, पर फुल सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। तो बस एक बार उनको सरेंडर कर दो, वो आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, अपने आप ध्यान रखेंगे कि कब उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो ऐसे उन्होंने तब हमारा वो किया। ऐसे गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए। मुझे याद है एक बार जब कोविड टाइम खुला था, तो हमारे मेरे पेरेंट्स के घर में कुछ फाइनेंशियल बहुत क्रंच आ गया। इतना ज्यादा हो गया कि बैंक वालों ने घर के बाहर आके नोटिस लगा दिया, और हम बहुत स्ट्रेस में थे कि क्या करें अब, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने घर में एक छोटा सा सत्संग रखा। मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा और ये जो लोकल ही हैं, वो, मेरे इन लॉज और एक और हमने फैमिली बुलाई थी। हम 15-20 लोग, और हमने सत्संग किया। जब हमने सत्संग किया, ऑब्वियसली जब हम सबका घर में स्ट्रेस वाला माहौल था, तो जब मैं गुरुजी के साथ बैठी, चाहे हम जानते हैं गुरुजी हमारे साथ है सारा टाइम, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग हम टूट जाते हैं कई बार। मतलब हिम्मत भी फिर गुरुजी देते हैं हमें उठाने के लिए, मगर कुछ टाइम, कभी कभी वो टाइम आता है जब हम टूटते हैं। सो मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ, सत्संग चल रही हूँ, और मेरा रोना निकल गया। और मैं गुरुजी से मन में सोच रही हूँ, गुरुजी सब ठीक हो जाएगा ना, मुझे पता है, मगर मुझे पता है कि इस टाइम शायद मेरे घर वालों की, मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की, मेरी मम्मा की हेल्थ, शायद आप मेरे को उस टाइम गुरुजी ने ऐसा कुछ दिखाया, मुझे जो समझ आया कि इस टाइम वो मेरे गुरुजी उनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियल तो कुछ नहीं है, पैसा आना जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजें तो आनी जानी है, वो हम सब जानते हैं। सो उस टाइम मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाया कि अभी मैं उनकी हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया कि गुरुजी हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, और हमारे घर के पास ही एक भवन है, वहां पे एक गुरुजी आ रहे हैं, और हमारा सब कुछ ठीक हो गया, और हमने एक बड़ा सत्संग अरेंज किया है। और गुरुजी वहां पे रेड मैरून चोला विद ब्लैक, मैरून ब्लैक को चोला पहन के आए हैं, और मैं बड़ी खुशी खुशी गुरुजी को वेलकम कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ, और गुरुजी के साथ चल रही हूँ। और मैं इसमें ही खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे दिखा दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। सत्संग खत्म हुआ तो एक लड़की ऊर्जा है, वो आई हुई थी, और अब वो यूएस में है। तो वो आई हुई थी, उसने एकदम, जब मैंने एक दो बार उस पर मेरी नजर गई, तो मैंने देखा वो झपकियां मार रही थी। तो जब सत्संग हुआ तो मुझे बाय करने आई कहती, तो मैंने बोला ऊर्जा आज क्या हुआ, आप गुरुजी के सत्संग में सो रहे थे? कहती नहीं दीदी, आज गुरुजी से मेरा कनेक्ट हो गया, पता नहीं गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि आपके गुरुजी सत्संग में आए हैं, और उन्होंने मैरून ब्लैक चोला पहना हुआ है। जैसे ही उसने ये बोला, मतलब कई बार हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगते और गुरुजी हमें ना आंसर्स दे देते हैं। जो मेरे को गुरुजी ने मैरून ब्लैक चोला दिखाया, वो लड़की मुझे आके बोलती है कि गुरुजी ने मैरून ब्लैक चोला पहना हुआ है। एंड बस, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और अभी हमने लास्ट ईयर 10 नवंबर को वो सत्संग किया, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वैसा ही मैरून ब्लैक चोला गुरुजी के लिए लाई, बनवाया, और हमने सत्संग किया। और मैं बताऊं गुरुजी कैसे आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं आया, क्योंकि हम हमेशा जब गुरुजी का हम सत्संग करते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। पर जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी उस दिन अपनी संगत को हमारे अपने साथ लेकर आते हैं, हमें ब्लेस करने और संगत को ब्लेस करने। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे कैसे एहसास दिलाया, वो आए हैं, सत्संग चल रहा था, मैं बैठी थी, इतने में मेरे को एक अंकल आते हैं, और अंकल आके बोलते हैं, बेटा जब आप गुरुजी को भोग लगाने जाओगे ना, तो एक फूल अभी ऊपर पीछे से गिरा है, जो गुरुजी के पीछे हमने स्टेज पे डेकोरेशन किया था। उन्होंने मुझे बोला, बेटा जब आप भोग लगाने जाओगे ना, एक फूल गिरा है वहां पे,
तो आप वो उठा लाना, अपने वो रख लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी, जब मैं जाने लगी भोग के लिए तब उन अंकल ने मुझे बोला। मैं जाती हूँ भोग लगाने। भोग लगाने के बाद मैं देखती हूँ वो फूल गिरा हुआ था, वो फूल उठा के मैं अपने पास ले आती हूँ और अपनी झोली में रख लेती हूँ। एज गुरु जी की ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो जब मैं उसके बाद बैठती हूँ, पूरा सत्संग अटेंड किया। सत्संग होने के बाद जब मैं सत्संग शेयर के लिए उठती हूँ, तो वो फूल मैं अपने 2-3 छोड़ के, एक आंटी बैठी होती है उनकी झोली में डाल देती हूँ। और वो आंटी जिन अंकल ने मुझे, चड्डा अंकल ने बोला था, उन्हीं की वाइफ थी चड्डा आंटी। मुझे नहीं पता, देखो ये गुरुजी करवा रहे हैं। मैंने वो फूल उठाया, उनकी झोली में डाल दिया, क्योंकि मैं सत्संग शेयरिंग जा रही थी। सत्संग शेयर किया, आरती हुई, और मैं चेन में लग गई, सेवा में लग गई, और मैं भूल गई कि मेरे को वो फूल मिला था। जब सत्संग खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो आंटी मेरे को कहते हैं, बेटा ये आपका, आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते हैं आज गुरुजी से ना मन में कुछ बहुत चल रहा था मेरे, और मैंने गुरुजी को बोला बस गुरुजी अगर आप हो, एक फूल गिरा दो। मैं मानती हूँ हमें ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, ओम ये वो, बट उस दिन मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये एहसास दिलाया कि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि वो फूल देखो उन्हीं के हस्बैंड ने देखा, उन्होंने मुझसे उठवाया और उनकी झोली में मैंने डाल दिया। सो गुरुजी करवाते हैं। सो गुरुजी आते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। एक और मैं इसका ऐसे बताऊंगी, जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। एक बार 7 जुलाई को, जैसे हम जानते हैं कोविड टाइम में सत्संग नहीं हो रहे थे, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो 7 जुलाई को आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का भी, सॉरी डॉक्टर अमित का भी बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो मैंने घर पे अपने छोटा सा एक सत्संग किया, जिसमें मेरे वही पेरेंट्स और हम 15-20 लोग। जब हमने सत्संग किया तो मैं और मेरे हस्बैंड अमित, हम चोला लेने गुरुजी के लिए गए। हम लेकर आए, हमने गुरुजी, मैंने बस गुरुजी को अरदास की, गुरुजी जो चोला आपको अच्छा लगेगा ना उस पे हाथ रखवा देना। और हम वो ले आए, हमने तैयार करा, और सिंपल सा चोला, कोविड टाइम था, कुछ ज्यादा नहीं, हमने वो दरबार घर में सजा दिया। जब सत्संग हुआ तो मेरी सिस्टर के इन-लॉज हैं, वो बैठे थे। जब मैंने उनको चाय प्रसाद दिया तो अंकल मुझे कहते हैं, बेटा आज गुरुजी का बर्थडे है, अमित का बर्थडे है, और आपने क्या काला सा चोला लगाया हुआ है? कुछ लाल पीला गुलाबी लगाना था। तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगा कि अंकल ने ऐसे बोला। मैं गुरुजी के पास आगे जाके चरणों के पास बैठ गई, गुरुजी के सत्संग में मैं बैठ गई और मैं गुरुजी से मनी मन बातें करने लग गई। जब मैं गुरुजी से मनी मन बातें कर रही हूँ तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। गुरुजी है ही हमारे इतने सुंदर, मतलब फुल ऑफ रेज, मतलब इतना रेडिएट करते हुए, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। वो बॉटल ग्रीन कलर का चोला था, एंड उन्होंने गोल्डन वॉच पहनी हुई है। तो मैं, और वो मेरे, जहाँ पे मेरे ड्राइंग रूम में मैंने गुरु जी का सिंहासन लगाया था, वो गद्दी से उठते हैं और सीधा जाके मेरा बेडरूम है, वहां चले उठ के चले जाते हैं। तो मैं उसमें बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने दर्शन दे दिया, और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। इतने में हमने अपने नेक्स्ट डोर नेबर्स को, पहली बार वो गुरुजी के सत्संग में आए थे, उनको भी इनवाइट किया था। हमने उनको गुरुजी के बारे में बहुत बताया हुआ था, तो वो आए। जब वो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, जब सत्संग ओवर हुआ, तो वो अंकल मेरे को कहते हैं, डॉक्टर शालिनी आपके गुरुजी ने तो मुझे आज पहली बार ही दर्शन दे दिए। मैंने कहा अच्छा। कहते मैं आंखें बंद करके बैठा था और इतने में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि वो अपने सिंहासन से उठे और आपके बेडरूम की तरफ चले गए। सो ऐसे हमारे गुरुजी कहते हैं ना, बिन मांगे सब कुछ जानता। तो मतलब मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, मैं तो उसमें ही खुश हो गई थी कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन, विजन दिखाई या जो भी दिखाया, और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बट ऐसे उन अंकल ने जब बोला तो कहते हैं ना, हैंड्स प्रूव कई बार गुरुजी कर देते हैं जो हम मांगते भी नहीं है। तो गुरुजी के साथ तो लाइफ ऐसे चली जा रही है, हर पल सत्संग है, हर चीज में सत्संग है, तो मानो तो सब कुछ है। तो गुरुजी एक, जैसे कोविड टाइम में हमने बहुत कुछ सीखा। गुरुजी बहुत बार कईयों को कहते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, तो मैंने भी, मुझे याद है कोविड टाइम में पढ़ी। और एक्चुअली अगर हम वो पढ़ेंगे ना, मैं सबसे कहूंगी बहुत अच्छी बुक है, एंड जब वो पढ़ोगे तो लगेगा ये तो हमारे गुरुजी के बारे में ही लिखा हुआ है, कि कैसे मतलब इतनी सिमिलैरिटीज है उसमें, कि कैसे गुरुजी, कई बार हमने कही हो कि अगर आप, मैं आपको एक चीज हमेशा कहूंगी, सत्संग हम जो करते हैं, चाहे ओल्ड संगत है चाहे जो भी है, सत्संग का मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ शेयर करना। गुरुजी ने कभी खुद भी प्रवचन नहीं किए थे, तो जिस दिन अगर हम भी प्रवचन करने लग जाएंगे वो सत्संग नहीं रहेगा। गुरुजी कभी खुद भी, गुरुजी के अगर आप सुनोगे, मैं बहुत ओल्ड संगत के बैठ के सत्संग सुनती हूँ,
क्योंकि जब आप किसी से प्यार करने लगते हो ना, उनकी हर बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब आई एंजॉय इट। मैं अब मुझे नहीं लगता मैं कभी बैठ के कुछ और सुनती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं कोई भी संगत का सत्संग चला लेती हूँ और सुनती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे गुरु जी के बारे में सुनना अच्छा लगता है। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किस, क्योंकि जब आप किसी से इतना प्यार करने लग जाते हो ना, सो आपको वो मजा आना शुरू हो जाता है। तो हम जब सत्संग सुनती थी तो उसमें कई बार मैंने सत्संग में कई बार सुना कि कैसे गुरुजी बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट ही बैठे होते थे और उसी टाइम जलंधर में भी किसी को दर्शन दे देते थे। तो अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ोगे, उसमें भी सेम यही है कि कैसे गुरु एक टाइम पे ही दो जगह में भी हो सकता है। और हमने कईयों के सत्संग से सुना है कि गुरुजी कैसे रेज निकलती थी, लाइट निकलती थी, तो सेम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी है। सो बहुत अच्छी बुक है और पढ़नी चाहिए हमें जब भी मौका मिले। और गुरुजी ने बस ये कहूंगी लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर दिया है। हर चीज को हमें बस इतना पता है, गुरुजी सारा टाइम साथ है। दुख आते हैं, ह्यूमन बीइंग है, कर्म काटने हैं, दुख आते हैं, मगर वो हिम्मत इतनी दे देते हैं हमें कि हम उससे बाहर भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। टाइम लगता है, कई बार लंबा टाइम लगता है, कई बार कम टाइम लगता है, बट गुरुजी उससे बाहर भी निकाल देते हैं और बहुत प्यार से निकाल देते हैं। पता ही नहीं चलता हमें कि कब हम उसमें से निकल भी जाते हैं। जब निकलते हैं तब पता चलता है कि अच्छा, ये हो भी गया जिसके लिए हम इतने स्ट्रेस थे। तो जैसे मैं बता रही हूँ, हमारे फाइनेंशियल क्रंच था, वो टाइम हमारा बहुत वो निकला, बट जब निकल गया तो आज जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं सब घर में ठीक थे। सो एक दिन मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने बोला गुरुजी को, गुरुजी आप कहते हो मांगना नहीं है, मानना चाहिए। तो गुरुजी ने आगे उन्हें बोला, हेल्थ के लिए तुम किसी की मांग सकते हो। मुझे वो आंटी का नाम नहीं याद, उनको गुरुजी ने खुद कहा था कि हेल्थ अगर आपको किसी की घर की उसकी मांगनी है तो उसके लिए आप मांग सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें तो अगर आप गुरु को मानने बैठोगे, गुरुजी को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, वो अपने आप ही तुम्हें देना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सत्संग मेरे कुछ जितने दिमाग में आ रहे थे मैंने सब शेयर किए अपने। एक और, हाँ, एक मुझे पीछे बहुत ज्यादा कुछ साल पहले हेडेक बहुत रहना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मुझे डॉक्टर के पास जाके, मतलब मैंने दिखाया तो मेरे को वोवरन के इंजेक्शन कैरी करने पड़ते थे कि मैं अपने हस्बैंड से वो लगवा लेती थी फिर। और फिर डॉक्टर ने फाइनली मुझे ब्रेन एमआरआई भी लिखा और मैंने वो करवाया, बट टचवुड गुरुजी की ग्रेस से वो बिल्कुल ठीक आया। मगर समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई कि जब मुझे माइग्रेन था या हेडेक जो भी था, जब होता था तो मैं बहुत, हफ्ता 10 दिन मेरे ऐसे ही निकल जाता था और मैं बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करा पाती थी, बहुत बुरा हाल होता था। सो एक दिन, मगर कभी मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि आपको पता है कब ठीक करना है। मैंने पहले दिन से, चाहे अमित के लिए अमित को मांगा, मैं हमेशा उन्हें कहती थी आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और आपने कब ठीक करना है। जो कष्ट अगर मुझे काटना है तो काटना है, बट आपको पता है कब करना है। तो मैं कभी गुरुजी को नहीं बोलती थी। और मुझे याद है एक दिन मैं सोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे सपने में, बहुत कम दर्शन दिए हैं, सपने में दर्शन दिए कि गुरुजी किसी कुटिया में बैठे हुए हैं और मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ और मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ तो गुरुजी चाय प्रसाद दिलवाते हैं हमें। और जब हम चाय प्रसाद लेते हैं उसके बाद मैं गुरुजी को फिर मत्था टेकती हूँ, तो मैं एकदम गुरुजी के सामने बहुत रो पड़ती हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं क्या हुआ, मैं कहती हूँ गुरुजी सिर दर्द से परेशान हूँ। देखो, जो मैंने ऐसे नहीं कभी गुरुजी को बोला, सपने में बोल दिया। मैंने कहा गुरुजी सिर दर्द से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं चल कोई ना, आंवला ले आकर। मुझे नहीं पता आंवला कैसे ले, मैं उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं सुबह उठी, मैंने अमित को बोला गुरुजी ने सपने में आके मुझे आंवला कहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को ऐसे आंवला कहा है। तब तो गुरुजी, अब तो सबको पता है गुरुजी कौन है, वेरी फ्रैंकली। फ्यू इयर्स बैक तो गुरुजी का किसी को कुछ पता नहीं था। तो कहती यार ऐसे कैसे, मैंने कहा नहीं, बस मेरे गुरुजी ने बोला है, मेरे को तो करना है, तो मुझे बता आंवला कैसे लेना है, क्या करना है। तो उसने बोला आंवला सिर दर्द के लिए नहीं है, स्टमक के लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। मैंने कहा मेरे को तो सिर दर्द के लिए बोला है गुरुजी ने। कहते ठीक है, जूस भी आता है, पाउडर भी आता है, तो किसी भी फॉर्म में ले ले। मैंने कभी पाउडर ले लेती हूँ, कभी मैं जूस ले लेती हूँ सुबह उठ के। सो मगर ये है कि हाँ, जो गुरुजी ने मेरे को बोला, मैं ये नहीं कहती वो सबके लिए होगा, ठीक है, बट वो गुरुजी ने आके मेरे को ब्लेस किया। और उस दिन के बाद टचवुड, जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स था बहुत ज्यादा था, मतलब महीने में 15-15 दिन 20 दिन रहना, वो अब होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल जीरो है, होता है, बट दैट इज लाइक
3-4 महीने 5 महीने में एक बार, और वो मुझे पता चल जाता है कि होने वाला है, तो वो ठीक भी हो जाता है सो गुरु जी की ग्रेस से। सो गुरु जी कब आके कैसे आपका कल्याण करते हैं हमें भी नहीं पता होता। तो बस मैं सबसे यही कहूंगी, गुरु जी के सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो, नहीं भी समझ आ रही तो जरूर सुनो। हम यहाँ पे सबको एक सबसे लिटरली हाथ जोड़ के मैं सबको विनती करती हूँ, जब आप सत्संग रखते हो आप गुरबानी गुरु जी के चूज किए हुए भजन शब्द चलाओ, क्योंकि गुरु जी ने पाठी तक चूज किए हुए हैं, क्योंकि गुरु जी को पता था किस पाठी की कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कितना उसके मतलब वो उनकी सोल को जानते हैं। तो हमें हमेशा गुरबानी नहीं भी समझ आ रही है, आप बैठोगे ना इतनी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होती है, वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। गुरुजी कहते थे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही तुम्हारा कल्याण हो रहा है। तो उसके बाद आप जो मर्जी सुनो, भजन सुनने सुनो, बट जब हम गुरु जी को बुलाते हैं, सत्संग करते हैं, उस टाइम वो गुरु की बानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु जी कहते थे गुरबानी इज गुरु की बानी। जो भजन है वो ह्यूमन फॉर्म ने गाए हैं, तो गुरबानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सत्संग सुनो, एंड बस गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं कोशिश करते हैं कि मेरे को हक करेंगे, मेरे पैर छुएंगे, मेरे से बड़े होंगे। मैं उनको बार बार यही बोलती हूँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अगर आप सोचोगे कोई ओल्ड संगत को करके आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम बस आपको जो हमारे लाइफ की जर्नी है गुरु जी के साथ वो शेयर कर सकते हैं, बट देंगे आपको गुरु जी। और वो लिटरली हम तो देख रहे हैं कितनी नई संगत हो। मेरी फैमिली देख लो जो उस टाइम गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, आज मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, गुरुजी अपने आप जोड़ रहे हैं। सो हमें सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट आप बातें करो, वो एक एक आंसर देते हैं, अपने आप अपने प्यार में जोड़ते हैं। सो बस लव गुरुजी, उनके साथ जुड़े रहो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल मेरे ख्याल से मैं सब कुछ अब शेयर कर चुकी हूँ। जी आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। थैंक यू अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आपने अभी डॉक्टर शालिनी आंटी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुना। गुरु जी आंटी जी को हमेशा ऐसे ब्लेस करें, आंटी जी हम लोगों के बीच में आती रहें और सत्संग सुनाती रहें। संगत जी जानते हैं हम लोग की कितना जीवन में परेशानियां रहती हैं, लेकिन हमें तो जीना है और इस ज़िंदगी को आगे चलाते रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि चलना ही ज़िंदगी है, रुक गए तो सब रुक गया। इसलिए हमें धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। जैसे कि कहावत भी है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। जो इस फार्मूले को संगत जी जानता है वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताता रहता है और अपना जीवन को आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे पता है देने वाला रब है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात हम लाख उपाय कर लें, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है, जो गुरु को मंजूर है, वो होके रहेगा। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं। संगत जी यह फिल्मी गाना हम सभी ने सुना है। गाने का भाव यह है कि मुसाफिर चलना ही तेरा काम है, रुकना नहीं है। संगत जी जैसे तालाब का पानी जब गंदा हो जाता है, क्योंकि वह बहता नहीं है, इसलिए तालाब का पानी गंदा हो जाता है। यदि तालाब का पानी भी लगातार बहता रहे तो गंदा नहीं होगा। संगत जी तालाब का पानी, नदी का पानी साफ रहता है, क्योंकि वह लगातार बहता रहता है और बहाव में ही शुद्धता है, बहाव में ही जीवन है, और बहने में ही नदी के कल का संगीत भी है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी भी हमें धीरे धीरे चलाती रहनी चाहिए। मतलब यह कि यदि गति है तो जीवन है, और गति नहीं है तो वह जड़ है, मृत है। कहने का मतलब यह है कि चलते रहने से ही हमें हमेशा सफलता मिलती रहती है, और रुक गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे कि रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक आवाज़ गूंज रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई
जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली, उसने पूछा, अरे कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ बहन, ऐसा उसने बोला। तुम कैसी हो, अपना बताओ। अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली, मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ। एक पल के लिए मुझे आराम नहीं मिलता है, मैं क्या बताऊँ। एक ही दायरे में घूमते घूमते तो मैं अब ऊब गई हूँ। रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं है। अर्थात सुइयां आपस में संगत जी बात कर रही थी कि रामू का कुत्ता तो सो रहा है, उसे आराम है, लेकिन हमें नहीं आराम है, हमें तो धीरे धीरे चलते रहना है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा था संगत जी? आगे समझने वाली बात है कि एक सुई दूसरे से कहती है, तुम ठीक ही कहती हो बहन, रामू को तो देखो, वह भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठने तक का हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे, तब कहीं जाकर रामू उठेगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से? दोनों आपस में बात कर रही थी। हाँ बहन, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें। बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया कि हम दोनों लोग भी रुक जाते हैं, हम लोग भी नहीं चलेंगे। अब आगे क्या होता है यह जानते हैं। छोटी सुई को भी बड़ी सुई का यह सुझाव पसंद आ गया और दोनों चुपचाप जहाँ की तहाँ ठहर गईं। संगत जी सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। संगत जी टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी तक 2 ही बज रहे थे। संगत जी, रामू घबरा कर बोला, ओह, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। संगत जी, कितनी देर हो गई उठने में रामू को, अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? रामू को चिंता होने लगी। रामू संगत जी घड़ी को कोसने लगा और रामू कुछ ही देर में कमरे से चला भी गया। उसे गुस्सा आ गया घड़ी के ऊपर। संगत जी उसे इस तरह बड़बड़ाता हुआ और गुस्से का कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारा महत्व क्या है। आप संगत जी समझिएगा ध्यान से कि यह घड़ी हमारे जीवन में क्या महत्व देती है। बंद होने का चलने का अर्थ कितना अंतर होता है। संगत जी, रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में कोई खराबी तो नहीं नजर आ रही है, शायद यह बहुत पुरानी हो गई है, अब आप इसे आराम करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़ के बक्से में डाल दिया। संगत जी फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वह बोली, बहन, हम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे, मेरा तो दम ही घुट रहा है। अब घड़ी आपस में घबराने लगी। संगत जी बड़ी सुई कहारती हुई बोली, ये किस कैद खाने में हम बंद हो गए? कोई हमें खुली हवा में ले जाए तो कितना अच्छा रहे। किंतु उनकी बात को संगत जी सुनने वाला अब कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेजोपोश के ऊपर शान से इतराया करती थी। लेकिन अब वह कैद हो चुकी थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रुकने का क्या मतलब होता है और रुकने का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। संगत जी, पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे।
चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहा करती थी, किंतु कद्र थी उनको आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। रामू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ न कुछ करने से बेहतर है कुछ करते रहना। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है। संगत जी, निकम्मों और आलसियों को दुनिया में कोई काम नहीं है। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थीं और इस आशा में चल रही थीं कि शायद कोई इधर आए, हमारी टिक टिक की आवाज़ सुने और हमें इस कैद से निकालकर फिर मेज पर सजा दे। संगत जी, चलना ही जिंदगी है। संगत जी, चलना ही जिंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं, यानी आप जब तक चल रहे हैं तभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद भी आएगा। संगत जी, संगत जी, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां बंद हो गईं तो उनके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बॉक्स में बंद कर दिया था और फिर वे अपनी करनी पर कितना पछताईं और अंत में क्या हश्र हुआ आप समझ सकते हैं। अतः किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए। संगत जी, यह कहानी बताने का और सुनाने का तात्पर्य यह था कि हम लोग गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का सेवा सिमरन करते हैं, सत्संग में अलग अलग सेवा भी करते हैं, परंतु जब आते हैं घर तो हमारे मन में भी ऐसे ही सवाल चलते रहते हैं कि गुरुजी हमें कब ब्लेस करेंगे। जब हमें ब्लेसिंग गुरुजी की नहीं मिलता तो हम भटकने लगते हैं, हमारा ध्यान भी भटकने लगता है कि गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे अनेकों सवाल हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम धीरे धीरे रुकने लगते हैं, भक्ति सेवा सिमरन से हम लोग हटने लगते हैं। और उस ठीक जैसे आपने अभी सुना कि दोनों घड़ियों का, दोनों सुइयों का हाल क्या हुआ, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम सेवा सत्संग सिमरन से रुकते हैं, नहीं करते हैं, पीछे भागते हैं, तो जो दोनों सुइयों का हाल हुआ था वही हाल मनुष्य के जीवन का भी हो जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें, गुरुजी पे अनंत भक्ति करें, गुरुजी पे अनंत विश्वास करें, गुरुजी का लख लख शुक्राना करें कि गुरुजी सही समय आने पर जरूर देते हैं, हमें सिर्फ चलना चाहिए। संगत चल नहीं पाती, गुरुजी से कनेक्शन नहीं कर पाती, जबकि गुरुजी कहते हैं सीधा नाल हमसे कनेक्शन करो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन करो, 1 to 1, फिर कल्याण देखो। तो संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। धीरे ही धीरे चले लेकिन चलते रहें, यही असली जीवन का आनंद है। और जो यह जान लिया वह अपने आप को, अपने परिवार को आगे ले जाएगा, कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगा। संगत जी, ऐसे ही एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज था और विद्वान भी था और दूसरा बहुत ही फिसडी और कमज़ोर था। संगत जी, पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान भी होता था। संगत जी, जब दूसरे शिष्य की लोग अपेक्षा करते थे, एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझे अधिक शिक्षा दी। गुरुजी थोड़ी देर मौन रहे संगत जी और बाद में बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था,
रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। संगत जी, कुएं पर बाल्टी तो थी लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बटाना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में संगत जी एक लंबी रस्सी तैयार हो गई। कैसे तैयार हुई? उस घास को जोड़ जोड़ के। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि उसी स्थान पे एक व्यक्ति को पानी पीना तो जरूरी था, लेकिन समझ में नहीं आया कैसे पिए। और वही सेम स्थान पे जब दूसरा आदमी आता है तो वह कैसे पीता है पानी, आप समझ सकते हैं। संगत जी, थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी जब तैयार हो जाती है तो उसी रस्सी की सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। संगत जी, गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? संगत जी, शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि गुरुजी महाराज जी, दूसरे यात्री को ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उसने घास जोड़कर ही पानी पीना उचित समझा। गुरुजी संगत जी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए अधिक परिश्रम किया और अपना दिमाग लगाया। उसी प्रकार संगत जी, सहपाठी में ज्ञान की प्यास है जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते हो। संगत जी, शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उसे यह मालूम हो गया था कि कठिन परिश्रम के फायदे क्या हैं। यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें जरूर मिलेगा, और हम जब परिश्रम नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने कर्म करने के लिए बोला है। निंदा चुगली कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग सेवा सिमरन करें। गुरु जी ने कहा, अपनी कमाई का खाओ, अपने हक का कमाओ, हमेशा सुखी रहोगे। और गुरु जी तो बेहद प्यार करते हैं अपनी संगत का, हमेशा कल्याण करते हैं संगत जी। गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत को मिलता रहता है। संगत जी, हमें सिर्फ गुरु जी की अनंत भक्ति करना है, गुरु जी में विश्वास करना है। जिसने विश्वास किया वह गुरु जी को पा गया, और जो गुरु जी को पा गया वो इस कलयुग में भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि गुरु जी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, धरती पे मानव रूप में आए और सारी सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। बिस्किट थे, मठरी थी और कुछ मीठा था और चाय प्रसाद थी। तो हम लोग लगा रहे थे, प्लेटें सब कर रहे थे। धीरे धीरे करके संगत जो है वो बढ़ने लग गई, आने लग गए लोग। और कुछ लोग थे जो कि शायद ट्रैफिक में फंसे, थोड़ा लेट आए, देर से आए, लेकिन आए। गुरु जी की जैसी इच्छा होती है वैसे होता है। तो लोग आए, आके बैठे, बहुत सारे लोग थे। तो जो बिस्किट प्रसाद था वो थोड़ा सा कम पड़ने लग गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, एक सामान सबको ट्रीट करना चाह रहे थे, तो दो दो बिस्किट प्रसाद हर एक संगत को दे रहे थे, उसके साथ जो भी और नमकीन और मीठा था वो दे रहे थे। और धीरे धीरे करके जब बिस्किट प्रसाद खत्म होने लग गया तो मन में बड़ा अफसोस आया कि गुरुजी अब थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी, बड़ा खराब लगेगा कि कुछ संगत को तो हमने दो दो बिस्किट प्रसाद दिए हैं और कुछ को हमें एक देना पड़ेगा। गुरुजी दुविधा क्या करें, आपसे ये भी अरदास नहीं कर सकते कि संगत मत भेजो, ये तो बहुत गलत होगा। लेकिन गुरुजी अब संभाल लेना, बस ऐसे करके बोला। और मन में थोड़ा दुविधा थी कि करें कैसे, क्या होगा, कैसे निपटेगा, क्या होगा। बीच में किसी को कुछ डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, बीच में आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस समय थोड़ी देर के लिए हम लोग इधर मुड़े, दो तीन सेवादार हम लोग थे, हम लोग बात कर रहे थे, इसी विचार पे बात कर रहे थे कि क्या करा जाए, कैसे किया जाए। थोड़ी देर बाद जब हम लोग अंदर सेवा रूम में वापस गए हैं तो हमें एक पैकेट रखा मिला सफेद रंग का। उस पैकेट को जब हमने उठा के देखा, अब ये संगत जी सेवा जिस रूम से हो रही थी वहां पे तो कोई भी संगत नहीं आ रही थी,
और अगर कोई सेवा में कोई संगत कोई चीज लेकर आती है तो पहले गुरु जी के चरणों में रख देती है। हम लोग आते हैं, हम लोग वहां से उठा के अंदर ले जाते हैं उसको। हमें नहीं पता, पीछे से दरवाजे बंद, इधर से बंद, इधर से बंद, एक एंट्री जो मेन एंट्री से थी, और वहां से हम लोग बस बैठे हुए सोच रहे कि ये पैकेट कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं। जब पैकेट खोला तो संगत जी उसमें 2 डिब्बे बिस्किट के रखे थे, सेम डिजाइन, सेम साइज, आटे के बिस्किट, थोड़े से जीरा लगे हुए, वही रखे हुए थे सेम। ये तो बड़ा अचंभा है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग कहीं से बिस्किट का डिब्बा खरीदते हैं तो उस पर बेकरी का नाम लिखा होता है कि कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बैक साइड में आप टर्न करेंगे तो उस पर फसही का नंबर होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि वो नॉर्म है, उसके बिना आप सेल नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट? दैट्स अ नॉर्म, यू कैन नॉट अवॉइड बाय दैट। तो उसमें क्या है कि जो डिब्बा था जब हमने निकाला तो हमने बिना सोचे समझे हमने खोला, हमने अपनी सेवा में शुरू कर दिया। मन को बहुत प्रसन्नता हुई, उस समय शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी थैंक यू बिस्किट देने के लिए, क्योंकि आपके अलावा तो और ये कोई कर नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब मन शांत हुआ इन सब चीजों से, तो गौर करने वाली चीज ये थी कि वो जो डिब्बा था उसके ऊपर ना बेकरी का नाम लिखा था, ना पीछे फसई लाइसेंस था, ना कहीं था। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लेबल लगा हुआ था, उस पर लिखा था जय मां अन्नपूर्णा। उससे हमें ये इंडिकेशन मिला कि गुरु जी के सत्संग में, आंटी आप फोन रख देंगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा प्लीज अवॉइड किया करिए, ये हमारा नहीं, ऐसा गुरु जी का कहना था। तो हमें उससे 2 लर्निंग मिली। पहली ये कि अगर आपके यहाँ सत्संग हो रहा है, अगर गुरु जी विराजमान है तो आपके यहाँ हर चीज बरकत रहेगी, हर चीज आराम से निपट जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते हैं मैं हूं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने संभाला, वो लाइव एग्जाम्पल था हमारे लिए। दूसरा ये था कि जिस घर में वो शिद्दत से हर महीने अपने यहाँ सत्संग करते हैं, उसकी वजह से आज उनको बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई, उनकी नौकरी चली गई, सब कुछ हुआ, बहुत सी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, लेकिन उससे उनके लिए एक मैसेज ये था कि मां अन्नपूर्णा मेरे रूप में तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये जो चीज उस समय हुई वो हम लोगों के लिए भी बड़ा अचंभा था कि ऐसा भी मिरेकल करते हैं गुरु जी। लोगों का तो चलो ठीक है, जो किसी के दुख परेशानियां दूर करते हैं, किसी को ठीक करते हैं, किसी की जॉब लगवाते हैं, किसी की शादी कराते हैं, किसी का कुछ करते हैं, लेकिन इस तरीके से वहां पे होगा ये हम नहीं सोचते। तो हमें ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जब सत्संग होगा तो गुरु जी स्वयं यहाँ बैठे होंगे और वो सब देख रहे हैं और वो कहेंगे कि हाँ भाई मैं देख लूंगा, तो फिक्र नहीं करना, है ना। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज भी हमें नहीं पता था कि कितनी संगत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी का, जैसे उनके घर में सारी बरकत बरकरार है, वैसी सारी संगत के घर में ऐसी बरकरार है, यही हमारी उनसे अरदास रहती है। एक और छोटा सा सत्संग है। मेरी वाइफ सोनल की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, तो हम लोग थोड़ा परेशान रहते थे। तो क्या रहा कि ऐसे हमने उसके टेस्ट कराए, बहुत सी चीजें हुई, उसके बाद भी फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, लेकिन मतलब सोल्यूशनिंग नहीं हो पा रही थी, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा अनइजीनेस रहती थी, सो नहीं पाती थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी। तो फिर हमने 2-3 ओपिनियंस लिए डॉक्टर्स के गुड़गांव में। उसके बाद फिर किसी ने सजेस्ट किया कि काम करो, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चेक्स हैं, वो करा लो, हो सकता है शायद वो। अब हम लोग डरे कि यार अगर वो चीज निकल आई तो क्या होगा फिर आगे, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इतने छोटे अभी दोनों बच्चे हैं, क्या करेंगे। अब वो हम लोग किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, अपने तक रखा। पापा मम्मी को बताएंगे टेंशन ले लेंगे, तो हम दोनों बस रात भर बातें करते थे उसके बारे में, सोचते रहते थे क्या करें क्या करें क्या करें। वो दिन आया, हमने एक टेस्ट बुक किया, हमने कहा देखो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जो भी है बिना टेस्ट कराए तो कुछ होना नहीं, लेट्स गो फॉर अ टेस्ट, कराते हैं टेस्ट के लिए बुक हुआ। टेस्ट के एक दिन पहले वही जो सुबह टेस्ट होना था खाली पेट, तो सुबह जो है इन्होंने मतलब रात को खाना ठीक से खाया नहीं इन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा, मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का, बस फिर रोने लग गई गुरुजी के सामने कि गुरुजी पता नहीं क्या होना, मेरी किस्मत में क्या नहीं होना है, कुछ पता नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ऐसा करेगा कि दवाई से ठीक हो जाए, कुछ और ना करना पड़े। तो थोड़ा परेशान थे। अब उस समय रात को जब ये जाने लगी बेड पे, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, विश्वास की बात है जो भी, मैंने कहा काम करो यार, इतना टेंशन ले रही हो, बेकार में स्ट्रेस की वजह से रिपोर्ट खराब हो सकती है।
अगर तुम्हारे मन की शांति के लिए काम करो, मंदिर में जाओ, वहां पे डुबरी वाला जल प्रसाद रखा हुआ है, निकालो, 2 घुट पियो और जाके चुपचाप सो जाओ। बाकी गुरुजी पे छोड़ दो। जब उन्होंने अपनी शरण में लिया है, इतने साल से अब हो गया, जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक इतनी चीजें हमारी निवारण करी हैं, तो धीरे धीरे करके ये भी वो कर देंगे, विश्वास रखते हैं, कर लो जाके। इन्होंने पानी जल प्रसाद जो था वो इन्होंने लिया, उसके बाद ये जाके सो गए। पहला दिन था वो कि इन्होंने साउंड स्लीप ली है, नहीं तो गफलत में रहती थी, सो नहीं पाती थी, अनइजीनेस रहती थी, तो नहीं सो पाती थी, ना मैं सो पाता था। वो रात थी, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी करी। सुबह वो आया, उसने आके टेस्ट किया, तो टेस्ट का रिजल्ट आना था 8 बजे रात को, रिपोर्ट उसको आनी थी। वो टेस्ट का सैंपल जो था वो अब वो कलेक्ट तो करके गया, लेकिन मन में तब तक आपके रहता है ना कि अनइजीनेस रहती है, आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एक एंग्जाइटी अटैक रहता है कि क्या होगा क्या होगा। संगत जी, जब वो रिपोर्ट आई है उसमें सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आए, और जो चीजें 2 महीने पहले की जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, जिसकी मेडिसिन चल रही थी, वो सब कुछ आ गया कंट्रोल में। तो कायदे से देखा जाए तो वो रिपोर्ट पूरी परफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमने यही समझा कि गुरुजी ने अपना काम कर दिया है, अब हम देखते हैं आगे क्या है। रिपोर्ट में तो आया नहीं। फिर हम डॉक्टर से हमने बात करी, कहने लगे जब कुछ है ही नहीं तो अब हम आगे क्या बात करें, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से रहा हो, जो भी रहा हो नहीं पता। खैर आप ऐसे ही चलिए, चलते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आएंगे। तो इन्होंने तो ये अरदास करी थी कि दवाई से ठीक हो जाए। तो हर डॉक्टर का एक होता है कि भाई अब आपने फोन किया है, आप आए हैं, आपने टेस्ट रिजल्ट दिखाया, तो कुछ तो करना। तो उन्होंने कहा मैं एक काम कर रहा हूँ, एक आपको गोली लिख दे रहा हूँ, सोते समय खा लिया करो, वो अपना आपका ठीक कर देगी। वो भी दवाई होती वो नर्व रिलैक्सेंट टाइप की थी, सो दैट शी कैन स्लीप पीसफुली विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। उसका कोर्स था, वो हमने कोर्स किया। नाउ शी इज फिट एंड फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी सॉर्ट। जो चीजें थी, तो एक तरीके से विश्वास की बात है। शायद इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जल प्रसाद है वो थोड़ा भी मत छोड़िए। वो किसका किस रूप में क्या कल्याण करते हैं हमें नहीं पता। ये जो लंगर है इसमें भी कुछ भी वेस्ट मत करिए। इसमें इसका क्या, कौन सी आपकी बीमारी काटेंगे गुरुजी नहीं पता। हमने सुना है पुरानी संगत से जो गुरुजी के टाइम की थी, जो हमारे साथ कभी सेवा करते हैं या कभी हमें मिलते हैं या उनके यहाँ सत्संग में हम लोग बैठते हैं, तो उनसे बस ये सुनते हैं कि शायद डायबिटीज है तो शायद मीठा खिला के गुरुजी ठीक कर दें, स्टोन है तो 7 समोसे खिला के किसी को ठीक कर दें। तो हम सुनते थे, लेकिन ये चीजें हमने होती देखी। धीरे धीरे करके फिर हमारा विश्वास बढ़ा। तो इसलिए हम लोग अक्सर ये करते हैं कि चाहे नई संगत हो चाहे पुरानी हो, हम अपनी जो चीजें जो हमने सीखी है, जो समझा है, जो आप बीती है, उससे जो लर्निंग आई है, उसके बाद में हम जरूर सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो लंगर मिला है उसको पूरा फिनिश करें, आप उसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। यदि आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसको पैक करा के ले जाएं, लेकिन प्लीज उसको ग्रहण जरूर करें। राइट? शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरा। लाना है कुछ?